अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। जो कुछ हुआ वो तो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आप देख लिया होगा, लेकिन फिर उसके बाद एमल वली खान जो कि ANP के सरकर्दा रहनुमा हैं, वो बहुत नाराज़ नज़र आए। उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, बहुत ही तल्ख गुफ्तगू थी और बड़ी ही नाराज़गी वाली गुफ्तगू थी। बिलखुसूस धांधली KP में, खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली धांधली के हवाले से, बल्कि उन्होंने तो पूरे सिस्टम के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़ा किया इंतखाबात के हवाले से। और भी बहुत सख्त बातें की, लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ ही साथ कुछ खबरें आपके साथ शेयर करें कि दो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट है और पेशावर हाई कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस जो हैं वो रिटायर हो गए हैं। तो उनकी जगह जो है, क्योंकि जस्टिस नईम अफ़गान जो थे वो तो सुप्रीम कोर्ट में आ गए और वहाँ पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ साहब थे, उनकी मुस्तकिल तकर्री हो गई है। जबकि पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस इब्राहीम जो है वो 14 अप्रैल को रिटायर हो गए थे। तो अब जो है वो उनकी जगह जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे, जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम, उनकी बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जबकि इसी तरह जो पेशावर हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जज साहिबान थे, जिनमें जस्टिस 3 एडिशनल जो जज साहिबान थे उनके नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं ज़रा वो जस्टिस शाहिद खान 3 हैं, डॉक्टर खुर्शीद हैं और डॉक्टर शाहिद, हाँ, खुर्शीद इकबाल हैं और वो हैं। तो उनको जो है वो मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। तो ये तो उस महाज पे थी खबरें जो कि अदालती महाज है। और अदालती महाज के ऊपर एक और ख़बर भी है, वो ये है कि इस्लामाबाद बार ने भी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का ख़त का आज खूब नोटिस है, वहाँ पर दरख्वास्त आइनी दाखिल कर दी है और उसके अंदर उनका कहना है कि जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात जो है वो की जाए। सुप्रीम कोर्ट जो भी उसका मोडस ऑपरेंडी या जो भी तरीक़ाकार करेगी वो उनके लिए काबिल कबूल होगा। जबकि दूसरी तरफ KP हुकूमत के ही हवाले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से मिसाल यूसुफजई जो हैं उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे और मेरे साथ होंगे मेरे दोस्त जनाब हमाद हसन साहब। हमाद साहब, मिसाल यूसुफजई की गाड़ियों के हवाले से, इल्ज़ामात के हवाले से शुरू करें या एमल वली खान की जो एतराज़ात हैं उनसे शुरू करें? एमल वली खान जो हैं वो क्यों इतने नाराज़ नज़र आ रहे हैं धांधली के हवाले से? हालांकि हमने अब शुरू में जो आपने व्लॉग किए थे, आपने कहा था कि KP में जो धांधली हुई है जिसमें शायद साइंटिफिक उसके शवाहिद भी हैं, तो आज तो बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ उनकी आई है। शुक्रिया कईम साहब। मशाल का मामला ये है कि उस पर गुज़श्ता 24 घंटों से तकरीबन मीडिया में बहुत ज़्यादा बात हो गई और मैंने अपने व्लॉग में भी उस पर बात कर ली है। तो मेरे ख्याल में एमल वली ने जो नहीं तो AQS लाइव के नाजरीन को आप क्यों, हाँ, उनको भी बता देते हैं। हाँ, वो भी हमारे व्यूअर्स हैं ना, वो भी हमारे व्यूअर्स हैं, वही आपके व्यूअर्स हैं। आप AQS लाइव में बैठे हैं इस वक्त। अच्छा, चलो उनसे हम करते हैं बात और उनकी बहुत मोहब्बत है हमारे लिए। तो पहले मशाल पे मुख्तसर सी मेरा ख्याल है कि हाँ, मशाल पे मुख्तसर से बात करके एमल वली पे बात करते हैं। मशाल यूसुफजई इनका बुनियादी ताल्लुक सवाबी डिस्ट्रिक्ट से है और ये स्टूडेंट थी इस्लामाबाद में भी और फिर पेशावर इस्लामिया कॉलेज में इन्होंने लॉ की डिग्री वहाँ से ली। लेकिन जब ये स्टूडेंट थी तो ये बहुत सरगर्म कारकुन थी और हैरत अंगेज़ तौर पर एज ए स्टूडेंट इनको इमरान खान तक रसाई मिल चुकी थी। और इमरान खान जब दौरे पर आ रहे थे पेशावर यूनिवर्सिटी, तो नईमुल हक ने डॉक्टर अजमल जो वाइस चांसलर थे इस्लामिया कॉलेज के, उनको फ़ोन भी किया था कि मशाल यूसुफजई को स्टेज के करीब बैठाना है। ज़ाहिर एक बहुत अहम कारकुन थी पार्टी की। तो लेकिन नईमुल हक मरहूम वफात पा गए। हाँ, इमरान तो, खान साहब के तो, चीफ तो ऑफ स्टाफ उन्होंने बाकायदा कॉल की थी वाइस चांसलर को। अच्छा, मशाल यूसुफजई ठीक है, वो एक सियासी कारकुन है और उनकी सियासी कारकुन की हैसियत से अहमियत अपनी जगह, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उनके हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत आ गई
और सियासी कारकुन होते हैं। अगर आप मेरी तरह सियासत के तालिब इल्म में, अगर आपको याद हो तो पिंडी के एक छोटे से कद के माजूर सुल्तान महमूद हुआ करते थे, पीपल्स पार्टी के, और वो भुट्टो साहब के बहुत करीब थे। इसी तरह पंजाब में लाहौर में गालिबन हरा साई एक गरीब आदमी थे, रेड़ी पर भुट्टो साहब की तस्वीरें लगाते थे। ये फिर मुस्लिम लीग में भी, फिर ANP में भी, जो पुरानी जमात है उनमें ये रवायत रही है कि कारकुन बहुत पुरजोश होता है अपने लीडर के लिए। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एक कारकुन इस सतह पर पहुंच गई कि जब कैबिनेट बन रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो मशाल के हवाले से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आए थे कि मशाल को हर हाल में एडजस्ट करना है। और किसकी जानिब से इंस्ट्रक्शंस थे? इधर आसपास से। इमरान खान साहब की नहीं थे? तो बहरहाल उनके हवाले से ये हिदायत। मिशाल यूसुफ जी, आपको याद है कि वो जब बल्ले वाला इशू था या कोई केस लगा हुआ था चीफ जस्टिस साहब के सामने, वहाँ पे भी पेश, तो अच्छा ये बड़ी डांट पड़ी थी और उस पर बड़ी बहुत ज्यादा वो उन्होंने, बड़ी वोकल है ना, और बोलती रहती है। ये जब स्टूडेंट थी तो इस्लामिया कॉलेज के अंदर स्टूडेंट से लड़ती रहती थी, चूँकि वहाँ पे पुरानी तंजीमें हैं, पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन है, ANP की ज़ैली तंजीम, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन है, इस्लामी जमीयत तलबा है। ये 70-60 से पेशावर यूनिवर्सिटी में इनका एक इन्फ्लुएंस है। और चूँकि बहुत से ख़ानदान इन पुरानी जमातों से वाबस्ता है, तो फिर उनके बच्चे जब तालीमी इदारों में आते हैं तो वो फिर उनकी ज़ैली तंजीमों से उनकी वाबस्तगी होती है। जिस तरह ANP से वाबस्ता ख़ानदान जो हैं, जो 100 साल से खुदाई खिदमतगार तहरीक से होते थे, NAP और NDP और ANP जो नाम बदल रहे थे वक्त वक्त, तो उससे ज़ाहिर है तो पुख्तून फेडरेशन एक स्ट्रांग, तो ये उस वक्त भी दूसरी तंजीमों के साथ लड़ती रहती थी और झगड़ती थी और बहसें करती थी, और ज़रा बोल्ड भी है, वोकल भी है। वो तो आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब के सामने आए और फिर उनका भी बहरहाल। तो जब ये तो एक बिल्कुल एक आप ना पार्टी ना आपको नोटिस है, एंड आप वो तो डेकोरम के और जाहिर है ये बात ठीक भी, और वो मेरा ख्याल है कि ये शायद इसी, क्योंकि वो लाइव चल रहा था तो उससे फ़ायदा उठाने के लिए जो है भागम भाग वहाँ पहुँच के और फिर उसको पोलिटिसाइज के नहीं चले, वो एक अपने पॉलिटिकल गिमिक्स है। मैं आपको ये भी बताऊँ कि मशाल यूसुफजई, आपको पता ही कौन से लॉ फर्म में काम कर रही थी? क्योंकि उन्होंने अभी अभी किया है, डिग्री अभी अभी लिए, कुछ अरसा हुआ, लेकिन वो किसके लॉ फर्म से वाबस्ता थी? वो लतीफ़ खोसा के लॉ फर्म से वाबस्ता थी। अच्छा। और कहा जाता है कि लतीफ़ खोसा को अहम बनाने और PTI में लाने वाली भी मशाल यूसुफजई है। अच्छा। बहरहाल ये इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन सुना यही है। अच्छा, जब कैबिनेट बन रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो मशाल के हवाले से तो हिदायत थी कि उनको हर हाल में ओहदा देना है। फिर उनको एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर सोशल वेलफेयर और ज़कात ओशर और ये इस तरह के, जिसमें स्पेशल एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो वो वजारत इनको दी गई। और जब कैबिनेट बनी तो वो वजारत भी किसी को नहीं दी गई, यानी वो वजारत अब भी इनके अंडर है। अच्छा, उस वजारत की जो सेक्रेटरी है वो भी एक खातून है, और उन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये, बल्कि उसकी समरी में दिखा सकता हूँ कि उन्होंने गो के मशाल ने उससे इनकार किया कि मैंने गाड़ी मांगी थी, हालांकि झूठ है ये बात। गाड़ी मांगी गई थी और वो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अनिला महफूज दुरानी की जानिब से ये समरी गई थी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में। लेकिन बहरहाल जिसमें दो गाड़ियां हैं, जिसमें दो गाड़ियां, एक मशाल के लिए फॉर्च्यूनर जिसकी 1 करोड़ 71 लाख कीमत है, और सेक्रेटरी ने अपने लिए स्पोर्टेज गाड़ी मंगवाई थी जिसकी कीमत कोई 70-75 लाख रुपए है। तो ये तो हुआ था, लेकिन उसके बाद एक और वाकया होता है। वो जीव की रिपोर्टर है नादिया सबूही, यानी हम जानते हैं हमारे साथ आपकी कुलीग है अब, लेकिन हमारे साथ भी पेशावर में सहाफ़त करती रही। एक बहुत डिसेंट खातून है, बहुत डिसेंट है, और उनकी रिपोर्टेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो नादिया सबूही के हवाले से फिर फौरी तौर पर उसने कुछ मैसेजेस अपलोड किए। किसने? मशाल ने। क्यों? कि ये मुझसे पैसे मांग रही थी। अच्छा, जो उसने ये खबर ब्रेक की है सारी?
खबर ये उस नादिया ने ब्रेक की थी? नहीं, नादिया ने उसको देखिए, मशाल ने सारे मैसेजेस अपलोड नहीं किए, उसका एक हिस्सा अपलोड किया है। जब वो धमकी दे रही है नादिया सबूही को, क्यों दे रही है धमकी नादिया सबूही? इसलिए कि नादिया सबूही ने जब उस समरी को देखा है, तो आप जानते हैं ना, सहाफ़ी तो फ़ोन करता है, राब्ते में कोई बंदा आता है, उसका व्यू लेता है, क्योंकि दोनों अतराफ से मतलब खबर की ना, यही गाड़ियों की डिमांड की गई है, ये खबर की उसका व्यू लेना था मशाल का, कि ये खबर है मेरे पास, आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, जब उसने फ़ोन मैसेज किए तो मशाल ने उसे धमकियां देनी शुरू की और कहा कि आप, अच्छा सिर्फ ये नहीं कहा कि आप पैसे मांगती है, बल्कि ये भी कहा कि आप बॉयज़ के पेरोल पे हैं। अच्छा। और आप भी और मुअज़्ज़म भट्ट भी। मुअज़्ज़म भट्ट क़य्यूम साहब पेशावर हाई कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं और काफ़ी मतलब आम लोग उन्हें जानते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हामिद खान ग्रुप से जिनका ताल्लुक है, और उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा पीटीआई के अपने अंदर बहुत कॉन्फ्रेंट्रेशन रही है उसमें। अच्छा, मुअज़्ज़म भट्ट ने कुछ दिन पहले, मुअज़्ज़म भट्ट ने, आपको याद पिछले दिनों जो है वो बात की थी कि ये जो ये कौन से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने के हवाले से कौन जिम्मेदार है एक्चुअली। हाँ, तो उन्होंने मशाल पर इल्ज़ामात लगाए थे मुअज़्ज़म भट्ट ने। तो उन मैसेजेस में मशाल ने मुअज़्ज़म भट्ट और नादिया सबूही के बारे में कहा है कि आप तो बॉयज़ के पेरोल पे हैं। अब इस बात को तो हम जानते हैं काफ़ी अरसे से कि भाई नादिया सबूही। अच्छा, ये फिर मिशाल ने जो है ये अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये चैट जो है वो, अच्छा उसने आपसे आपकी राय मांगी है, तो आप उनको राय दे दें। आप ब्लैकमेलिंग पे क्यों उतर आती है? और फिर आप इल्ज़ामात लगाती है कि मुझसे पैसे मांगती है, फिर बॉयज़ के नहीं यार क्या करें। एक मिनट, आप बॉयज़ के पेरोल पे हैं तो बग़ैर सबूत के कोई इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और फिर नादिया सबूही वो बहुत जेन्युइन खातून है, बहुत प्रोफेशनल। भाईजान देखें, मेरी बात सुने हम्माद साहब, बात यह है कि इल्ज़ाम लगाने वालों का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता है। नहीं तो मेरी आपके बारे में कुछ लोग पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, मेरे बारे में पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो जाहिर है कि इल्ज़ाम लगाने वाला बगैर सबूत के एक पर्टिकुलर सेट माइंड है, माइंड सेट है ना, जो कि तश्कील दिया गया है पिछले कुछ अरसे से। हर जगह पे मैच्योरिटी का फुकदान है, हर जगह पे वो आगे चले है, वो सहाफ़त है, कहीं भी है। अच्छा, तो नादिया सबूही पर ये इल्ज़ामात लगाए। अब जो मेरे पास ताज़ा तरीन इत्तला है वो ये है कि नादिया ने मशाल से कहा है कि अपोलोजाइज़ कर लें और मुआफ़ी मांगे, सरेआम सोशल मीडिया पर भी मांगे। नहीं मांगेंगी तो मैं अदालत चली जाऊंगी। ठीक। और फिर अदालत उससे कहेगी डेफेमेशन का जो है कि ले आए सबूत पेश करें। तो पीटीआई वालों को पता नहीं इनकी अकल कहाँ गई है कि रोज़ रोज़ गलत चीज़ पर, भाई वो खातून ने आपको, रिपोर्टर ने आपको आपका मौक़िफ़ लेने के लिए अपना मौक़िफ़ देना, हाँ? तो आप डिनाई कर दें जो भी है, जो सूरत हाल है। एनीवेज, अब आ जाते हैं हम अपना इमल वली ख़ान साहब की जो जरहाना गुफ्तगू है आज मुख्तलिफ मीडिया पर्सन्स के साथ, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली के इल्ज़ामात लगाए बहुत शिद्दत से। और आप तो याद है, आपने हमारे ही इस ब्लॉग के अंदर कहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली की बात और उसके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, कोई तहकीकात भी शायद हुई थी। तो अब जो इमल वली ख़ान साहब के धांधली के हवाले से और बड़ी सख्त गुफ्तगू की है उन्होंने, क्या क्यों इतने नाराज़ हैं? देखिए करीम साहब, ये जब इलेक्शन हो रहे थे तो 8 फरवरी से पहले मैंने बार बार कहा कि प्री पोल रिगिंग हो रही है और इसको कंट्रोल किया जाए। और वो मैं इसलिए कह रहा था, मैं खुलकर बोलूँगा कि एक चैनल का नुमाइंदा लाहौर से आता है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसे एक लफ्ज़ पुश्तो नहीं आती, जो वहाँ के सियासी डायनेमिक्स को नहीं जानता, जो चैनल का नाम भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं लेता हूँ, जो वहाँ की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है, और वो माइक उठाकर खैबर पख्तूनख्वा में आता है। और उसी चैनल से मैं भी वाबस्ता था, यानी मैं
पुश्तो स्पीकिंग हूँ, मैं वहाँ के तारीख़ और सियासत, ठीक है हम इतने काबिल नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत जानते हैं। मुझे इतला तक नहीं दी गई और वो सीधा लाहौर से गया, दीर में, मर्दान में, पेशावर में, इधर उधर वो 2-3 दिन माइक लिए खड़ा रहा और कहता रहा कि यहाँ पूरे पुख्तनख्वा में PTI एक भी सीट हार जाए तो ये मोजज़ा होगा। और ये कौन कह रहा है? ये हबीब अकरम कह रहा है, जो पुश्तो ज़ुबान तक नहीं जानता, जिसे वहाँ के डायनेमिक्स का पता ही नहीं है। और फिर यहाँ से जाकर औरिया मकबूल जान को साथ बिठाता है और दोनों तज्जिया करते हैं और कहते हैं कि 100% सीटें PTI जीतेगी। ये इलेक्शन से पहले की बात है। तो इसका क्या मतलब है? किसी ने तो क्या एमल वली झूठ बोल रहा है? फिर एमल वली की बात की तायीद हो रही है ना? एमल वली तो कह रहे हैं कि जो उनके हल्के के इंतखाबात हैं, आप उनके करवा लें फोरेंसिक। मुझे मुकम्मल करने दे। अच्छा, एमल वली की बात की तायीद हो रही है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होते हैं ना, वाक़याती शहादतें, तो ये वाक़याती शहादत इससे बड़ी क्या हो सकती है? मैंने उनको लेकिन उसका डेविल्स एडवोकेट के तौर पे अगर हम लें तो वो एक जर्नलिस्ट है, उसने वहाँ पे जो सेंस किया है, वहाँ पे लोगों की जो राय है, उसको उसने एक डिपिक्ट कर दिया होगा। इस तरह के सर्वेस तो पता नहीं हर चैनल के अंदर लोग करते हैं ना। अच्छा, जब करते हैं तो वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी होते हैं उनके साथ रब्ता करते हैं। ये जब 9/11 हुआ और पूरे यूरोप और अमेरिका से सहाफ़ी पेशावर आ रहे थे, तो रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, अल्लाह मग़फ़िरत नसीब करे, वो उस वक़्त ज़िंदा थे। तो चूँकि उनका एक इंटरनेशनल पोस्टर था, तो ज़ाहिर है उनके साथ राब्ते बने। फिर जो सहाफ़ी आते बाहर से, तो रहीमुल्लाह साहब हमारी ड्यूटियाँ लगाते थे कि इस ग्रुप के साथ रहना, ये करना, वो करना, और हम उनके साथ होते थे। वो यूँ तो नहीं हुआ कि वो डायरेक्ट पैराशूटर बनकर उतरे और अफ़गानिस्तान पे वो, यानी फिर उन लोगों के साथ हमारी गैर मुल्की थे ना, गैर मुल्की गैर मुल्की तो पाकिस्तानी नहीं, पेशावर पाकिस्तान का शहर है। रहीम साहब आप क्या बात कर रहे हैं यार? वो लाहौर का रहने वाला है, वो दीर के डायनेमिक्स को कहाँ जानता है? वो दीर के डायनेमिक्स को मैं इसलिए जानूंगा कि मैं भी पूरा वर्क करूंगा, क्योंकि मुझसे बहुत दूर है। देखिए, ये वाक़याती शहादतें, 1 मिनट में आता हूँ। अच्छा, ठीक है, वो जर्नलिस्ट आया, लेकिन उस मीडिया हाउस के मकामी लोग थे ना, उनको साथ ले लेते, नहीं लिया गया। फिर जब वो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, तो उसके हवाले से आरोज़ और फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जब मैंने आपसे कहा था कि कुछ इंटरनेशनल मामलात भी सामने आने लगे, वो मामला फिर दब गया। हमारे बहुत से व्यूवर्स हमसे पूछते हैं कि आपने कहा कि इंक्वायरी हो रही है। भाई, हमने तो आपको ख़बर दी थी कि इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी। अब अगर इंक्वायरी रोक दी गई या मुकम्मल नहीं करने दी गई तो उसके ज़िम्मेदार हम तो नहीं है ना। हमने तो आपको ख़बर दी थी कि इंक्वायरी होने लगी है। अब हो सकता है वो प्रोसेस में हो सकता है रोक दी गई हो। जब वो ख़बर आएगी वो भी आपको दे देंगे। देखिए, और आपने कहा था कि यार इंटरनेशनल का खैबर पुख्तनख्वा में कैसे आ सकते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ट्रंप के इलेक्शन में अमेरिका में ये हो सकता है तो क्या खैबर पुख्तनख्वा में नहीं हो सकता? तो देखिए, एमल वली का गुस्सा बजा है, मौलाना का गुस्सा बजा है, लेकिन इन लोगों का अपना कसूर भी है। ये लोग पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए नहीं निकले थे। इन लोगों ने ये मौलाना फजल रहमान साहब तो अपनी जो नेटिव सीट है वहाँ छोड़ के, तो वो तो पशीन से इलेक्शन लड़ा, पशीन से 3 हलकों से लड़ा, खुद भी लड़ा। और हम तो ये कहते रहे हैं कि जो ANP की जो कुर्बानियाँ हैं, वार अगेंस्ट टेरर, जितनी फ्रंट फुट के ऊपर कुर्बानियाँ ANP ने दी हैं, हर घर से कितने, आपको पता है, आपने गुलाम बिलौर का घर, पूरा आधा घर उजड़ गया था। ठीक है, मैं इफ्तिखार का अकलौता बेटा मारा गया था, औरंगजेब और पता नहीं कितने लोग मारे गए। हाँ। देखिए, ANP के साथ बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन ANP का मसला ये रहा कि वो जो बादशाह खान या वली खान की सियासत थी ना, उस सियासत, उस ट्रैक से ये भी अलग हुए थे और इन्होंने अपने कारकुनों पर एतमाद नहीं किया गुज़श्ता 10-15-20 साल से, और यूँ नहीं किया कि बड़े बड़े ख़वानीन। असद यार वली साहब भी तो लाताल्लुक होकर बैठ गए, बिल्कुल वो बीमार है, मतलब है वो इस वक्त एक्टिव नहीं है। हाँ। एमल वली हैं,
लेकिन इस इलेक्शन में भी बासर लोगों को टिकट दिए गए ज़्यादातर। अच्छा। अब जब कि ANP का मिजाज ये है, 100 साल पुरानी पार्टी है, उसका मिजाज ये कि वो तो एक लिबरल जमात थी, लेकिन उसके अंदर एक फ़कीराना शान थी, उसके अंदर एक मज़हब का लगाव और ये चीज़ें भी थी। उससे जमात अलग हुई और जब बादशाह खान ज़िंदा थे या वली खान थे तो आम कारकुनों को टिकट दिए जाते थे और पार्टी ने हमेशा ताकत पकड़ी थी। लेकिन फिर गुज़श्ता 15-20 साल में पार्टी पर उसी तरह के लोग हावी हो गए जिस तरह नवाज शरीफ के पार्टी पर हावी हो गए, या जिस तरह इमरान खान के पार्टी पर हावी हो गए, या जिस तरह पीपल्स पार्टी पर। मसला ये है, और मौलाना को देखे, मौलाना ने DI खान से ख़ुद इलेक्शन लड़ा, मुल्हिका ज़िला लेकी मरवत वहाँ से अपने बेटे को लड़वाया, उससे दूसरी तरफ मुल्हिका ज़िला टांग वहाँ से दूसरे बेटे को लड़वाया। तो भाई जब आप ये सियासत करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि फिर लोग तितर बितर हो जाएंगे और फिर PTI जैसे जमातें वजूद में आएंगी। हालांकि एमल वली की बात बहुत हद तक ठीक है दानली के हवाले से, लेकिन पार्टियों का अपना कसूर भी है, उन्होंने कारकुनों पर और तंजीमी मामलात पर तवज्जो नहीं दी थी। अच्छा, एक और पहलू भी है जो बड़ा काबिल गौर है। आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बजट था वो 31 मार्च को वो ख़त्म हो चुका है और बजट इस वक्त एलोकेट नहीं है, और ना ही सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। और सूबाई असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? वो इसलिए नहीं बुलाया जा रहा कि सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, कि वहाँ पे जो है सेनेट के अंदर शायद 3 नशिस्तें जो हैं उस पर, क्योंकि अगर सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया गया तो वो जो ख़वातीन नशिस्तों, मखसूस नशिस्तों पर अरकान मुंतखब हुए हैं अपोजिशन, उनको हलफ देना पड़ेगा। अच्छा, इस सियासी मूव को मद्देनज़र रखते हुए लेकिन बहुत डेंजरस काम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ हो रहा है। टेक्निकली अब बजट है नहीं है आपके पास, जब तक कि सूबाई असम्बली बजट मंजूर नहीं करती। आपने देखा है पंजाब हुकूमत में क्या हुआ, क्योंकि उनका भी 31 मार्च तक का था। फिर उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक बजट सेशन बुलाया और सबसे पहले अपना बजट मंजूर किया और फिर उसके बाद अपने काम शुरू किए। ये एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट के पास फंड्स होंगे तो वो आगे एलोकेट करेगी, और उसके लिए कि आईनी और कानूनी तरीक़ाकार है। अब बजट आपके पास नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कोई बजट नहीं है। कानूनी तौर पर तो टेक्निकली जो है अगर कोई बजट ना मंजूर करवा सके तो वो तो हुकूमत ही हो जाती है ना ख़त्म, लेकिन एक बजट ही नहीं है तो वो कैसी हुकूमत है? तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन अभी तक उठ रहा है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जब नहीं है तो फिर एलोकेशंस हो रही हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड जो है ना वो उसको वो किया जाता है, और सुना ये है कि उसके अंदर कट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कट समझ रहे हैं ना आप, कि आज इतने पैसे इशू और उसके बाद ये सूरत हाल। तीसरी जो एक बड़ी मसला आ रहा है वहाँ पे, जो हमारे सोर्सेज ने बताया वहाँ पे ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक सहम की बैठी हुई है, और उसकी वजह ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं इस वक्त वो तब्दील नहीं हुए हैं, उनकी तब्दीली की बातें की जा रही हैं, और चीफ सेक्रेटरी के जो अहकामात हैं वो इसलिए जो सूबाई ब्यूरोक्रेसी है वो उसको घास नहीं डाल रही है कि कल को तो ये इसने चले जाना है, और ये भी नहीं पता कि मैं जो अगर बल्दियात का सूबाई वजीर सेक्रेटरी बैठा हूँ, मैं भी यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ। सो इस सारे कड़मास के अंदर जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अजीब व गरीब सी बेचैनी है। करीम साहब, विलाग काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं मुख्तसर सी बात करता हूँ। हाँ। वहाँ पे 2 हुकूमतें चल रही हैं, एक हुकूमत PTI की है और वो सियासी महाज पर मौजूद है, और दूसरी हुकूमत ब्यूरोक्रेसी की है, और ब्यूरोक्रेसी वो कुछ कर रही है जो उन्हें चीफ सेक्रेटरी बताता है, और चीफ सेक्रेटरी वो कर रहा है जो उन्हें कहीं और से बताया जा रहा है। ये असल हुकूमत जो है वो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, और कम से कम ये काम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में कि जो ब्यूरोक्रेट्स सामने लाए गए हैं
वो कंपेरेटिवली अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी काबिल लोग हैं। लेकिन उन ब्यूरोक्रेट्स को पीटीआई हुकूमत ने तैनात नहीं किया, किसी और ने किया। मैं ये बात तो आपका पिछले कर चुके हैं ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी वजह से भी, क्योंकि अब वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की एक बहुत बड़ी, आपको पता ही है, लिस्टें बनी थी, लग गई भी थी और फिर कुछ भी नहीं हुआ था। ये आप ही की खबर थी, भी पिछले व्लॉग के अंदर आपने मेरे साथ शेयर की थी। मैंने तो उसके ऊपर जाके जब उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, कोई चीज़ें पूछी, तो वहाँ से तो हालात, तो वाक़यात ही कुछ और निकल रहे हैं। तो यही तो हमारा रोना है कि भाई बिल्कुल सीरियस देखें, खैबर पख्तूनख्वा एक अहम सूबा है, वहाँ पे एक हुकूमत है, उसको काम करने दिया जाना चाहिए। और वो अगर अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी जो मांग रहे हैं उनको देना तो हक बनता है ना, क्योंकि एग्जीक्यूट तो उन्होंने करना ना उसको, उनका हक, बिल्कुल उनका हक बनता है, उन्हें देना चाहिए। उसके लिए लेकिन क्रेडिबल अफसर को, तो अली मीन गंडापुर साहब को भी तो बहुत सारी चीज़ों को फिर फोरगो करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो ना, उस अफसर को सामने लाया जाए, जिस पर बहुत सारे एतराज़ात हो और उसके हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हो, तो ज़ाहिर पे तो फेडरल गवर्नमेंट भी, एजेंसियाँ भी, दूसरे लोग भी एतराज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ज़ाहिर है। अब तो पेश नज़र तो अवाम का मफाद ही होता है और होना भी चाहिए। दूसरी तरफ ये भी खबर थी कि बीआरटी के जो लॉसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उसके हवाले से भी कि उसका किराया बढ़ाकर उसको वायबल करने के हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो चल रही है और तजावीज़ मांगी गई। तो जनाब, शाराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। और हाँ, इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि अदालती महाज से मुतालिक हैं। बहुत मज़े की और दिलचस्प मालूमात हैं और 6 जजों के ख़त से जुड़ी हुई हैं। आपके साथ 1-2 दिन में शेयर करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कंफर्म होना बाकी हैं, जब उनकी तस्दीक हो जाएगी तो फिर आपके पास हाजिर खिदमत होंगे। शाराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।